नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। जैसे कि आप देख रहे होंगे आजकल एक बड़ी कंट्रोवर्सी नज़र आ रही है हमें न्यूज़ चैनल्स के अंदर, जहां पर बात की जा रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो शब्द है वो यूज़ कर रही है हमारे देश के लिए रिपब्लिक ऑफ भारत, और ऑपोजिशन जो है वो उसको क्रिटिसाइज़ कर रही है, मूव को कह रही है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उनकी जो इंडिया अलायंस है, ऑपोजिशन की जो इंडिया अलायंस है उसके अगेंस्ट ये जो शब्द है गवर्नमेंट ऑफ भारत, रिपब्लिक ऑफ भारत, उस शब्द का यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए ये जो टॉपिक है काफ़ी न्यूज़ में अभी हमें देखने को मिल रहा है। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एक लेवल आगे लेकर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपने इतिहास पढ़ा होगा और इतिहास के अंदर आपने बेसिकली इंडिया का जो नाम है सुना होगा, हिंदुस्तान सुना होगा, भारत सुना होगा, इंडिया सुना होगा, और इसके अलावा आर्यव्रत सुना होगा, कुछ ऐसे नाम सुने होंगे। लेकिन हम इनसे भी आगे कुछ और जो नाम है भारत के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि भारत के आज तक ऐतिहासिक तौर पर कितने नाम जो है हमें देखने को मिले हैं और वो उन सभी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। क्योंकि अगर बात करें भारत की, इंडिया की, तो इन नामों के ओरिजिन कहाँ से होते हैं और हमारे संवैधानिक तौर पर भारत का कौन कौन सा नाम है जो एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है, या फिर इसके अलावा जो ऐतिहासिक तौर पर भारत को नाम दिया गया है वो किस वजहों से क्या क्या नाम दिए गए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे आज के लेक्चर के बारे में। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं हम पहली चीज़ से। देखिए, अगर बात करें इंडिया के ऑफिशियल नाम की तो आपके दिमाग में ज़रूर उठता होगा। अभी अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता है भारत और इंडिया का, तो आज के लेक्चर के बाद आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी डेफिनेटली, और इन दो नामों के अलावा और भी जो नाम है वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करें अगर हम ऑफिशियल नाम की, तो भारत का ऑफिशियल नाम क्या है। देखिए, ऑफिशियल नाम हम कैसे लेके चलेंगे। ऑफिशियल नाम हम उसी को मानेंगे जो हमारे संविधान के अंदर मेंशन कर रखा है। तो देखिए, हमारे संविधान का पहला ही आर्टिकल क्या कहता है। पहला ही आर्टिकल जो हमारे संविधान का है वो नाम के बारे में बताता है। अब देखिए, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद जो पहली चीज़ उससे संबंधित होती है बच्चे से, वो क्या होता है, उसका नाम, नामकरण किया जाता है। तो उसी तरह से जैसे हमारा देश जब पैदा हुआ उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पहला आर्टिकल इंसर्ट किया गया, पहली चीज़ निर्धारित की गई, डिसाइड की गई, वो ये कि भारत या फिर हमारे देश का नाम क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत। ये टर्म आपको याद रखनी है, इंडिया दैट इज भारत। इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी अदर आर्टिकल्स हैं उन सभी में कहीं पर भी नाम का कुछ मेंशनिंग नहीं है, लेकिन पहला आर्टिकल हमें ये बता रहा है कि हमारे देश का जो नाम है वो इंडिया है और इंडिया दैट इज भारत। तो ऑफिशियली दो नाम भारत के नजर आते हैं हमें, इंडिया और भारत। तो गवर्नमेंट चाहे इंडिया नाम को यूज करें चाहे भारत नाम को यूज करें, वो संवैधानिक तौर पर सही है, ठीक है। उसको कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साफ साफ मेंशन कर रखा है इंडिया दैट इज भारत, या फिर आप इसको कर सकते हैं भारत दैट इज इंडिया। बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है, इंडिया वहां पर इंडिया दैट इज भारत है। तो हम ये मान के चले कि दो नाम हैं जो ऑफिशियल तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं हमारे देश के लिए, दैट इज इंडिया और भारत। अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि ये जो नाम है कहाँ से आया है, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी उनके अंदर नाम को लेकर एक खींचातानी थी, या फिर मैं कहूँ कि बंटवारा था, दो अलग अलग धड़े थे। कुछ का कहना ये था कि नाम जो देश का है भारत होना चाहिए, कुछ का कहना था कि इंडिया होना चाहिए। अब देखिए, हम इन दोनों नामों के बारे में जानेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर भी जो लोग थे उनको भी कैसे पता था कि देश का नाम भारत है, या फिर उनके अस्तित्व में, उनके जहन में ये बात कहाँ से आई कि देश का नाम भारत या फिर इंडिया होना चाहिए। मतलब दो नाम आए तो सही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के दिमाग में, लेकिन वो कहाँ से आए, ओरिजिन कहाँ है, हम उसकी चर्चा हम आज करेंगे। तो देखिए, हमारी जो कंट्री है उसको हजारों सालों से भारत के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे आपको एंशिएंट टेक्स्ट मिल जाएंगे जिनके अंदर इंडिया का जो नाम है वो भारत के नाम से देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये जो नाम है ये आपको बेसिकली भारत, भारत, ये जो नाम है ये आपके कई संस्कृत टेक्स्ट में आपको देखने को मिलता है। अब देखिए, इसमें समझने वाली बात क्या है, द नेम इंडिया बोस्ट फॉर ए वास्ट एंड इंटीग्रेट लिनेज। तो हम जो पहला नाम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पहले ऐतिहासिक तौर पर जानना शुरू करेंगे, वो इंडिया का जानना शुरू करते हैं, फिर हम भारत को भी समझेंगे। तो देखिए, नाम जो इंडिया है वो भी काफ़ी पुराना नाम है, भारत जैसे हैं उसी तरह से आपका इंडिया भी काफ़ी पुराना नाम है, और ये आपका जुड़ता है संस्कृत वर्ड जो है सिंधु, ठीक है। सिंधु शब्द है आपका, संस्कृत शब्द है, उससे ही आपका इंडिया जो नाम है निकला है। अब किस तरह से निकला है देखेंगे कि जो सिंधु है वो शब्द रिप्रेजेंट करता है इंडस रिवर को, जो कि सिंधु नदी है, और सिंधु नदी इंडिया के जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा वहां से होकर बह रही है। तो वो जो नदी है वहीं सिंधु से आपका जो इंडिया नाम निकल कर आया है वो कैसे
कि जो आपके ग्रीक्स थे या फिर जो पर्शियन थे, जो उस तरफ के लोग थे, वो भारत की जो जगह है, भारत का जो एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया, उसको इंडिके नाम से बुलाते थे। ठीक है, और इंडिके वो शब्द यूज करते थे किसके लिए? सिंधु नदी के लिए। ठीक है, इंडिके शब्द वो यूज किया करते थे सिंधु नदी के लिए। अब बाद में यही जो ग्रीक शब्द है इंडिके, ये लैटिन में जब कन्वर्ट होता है तो इंडिके से ये इंडिया बन जाता है। ठीक है, इंडिया बन जाता है। अब यही जो इंडिया शब्द है, हम समझ के चलें कि इंडिया शब्द ही सिंधु से रिलेट करता है, क्योंकि सिंधु नदी थी और जो ग्रीक्स थे वो सिंधु नदी या फिर इसके ईस्टर्न साइड वाला जो हिस्सा है उसको इंडिकी के नाम से बुलाया करते थे। और इंडिके ग्रीक शब्द था, लेकिन बाद में वो लैटिन में कन्वर्ट होता है विद द पासेज ऑफ द टाइम, तो इंडिके ही आपका इंडिया बाद में बन जाता है। तो ये आपका जो शब्द है ये वहां से आया है, मतलब कि ग्रीक्स जो थे वो आपके पर्शियन जो थे वही हमारा, हम कह के चलते हैं कि वहां से जो नाम है इंडिया का नाम जो है हमें देखने को मिलता है। अब देखिए आगे अगर बात करें, जो आपका ये टर्म था जो सिंधु था, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि सिंधु नदी जो नाम आया है वो नाम तो सबसे पहले सिंधु ही आया है, सिंधु के बाद आपका इंडिया हुआ है। तो सिंधु जो टर्म थी वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंधु आपका एक संस्कृत शब्द है जो रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब होता है स्ट्रीम और नदी। तो आप यूं मान के चलिए कि सिंधु जो नदी है, आज हम उसे एज ए नेम जो उसका समझ के चलते हैं, बट शाब्दिक जो अर्थ है सिंधु का वो है नदी, मतलब कोई भी नदी है उसको सिंधु कहा जाएगा संस्कृत के अंदर। तो रिवर और स्ट्रीम उसको सिंधु कहा जाता था, ये सांस्कृतिक शब्द था। उस संस्कृतिक शब्द को जब आपके ग्रीक्स जो थे, पर्शियन जो थे, वो बुलाते थे तो वो इंडिके कह के बुलाते थे, और इंडिके ही बाद में लैटिन में कन्वर्ट होकर आपका इंडिया बन जाता है। अब ये जो इंडस रिवर है हमारे, अगर देखा जाए तो भारत की हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान रखती है, क्योंकि यही वो रिवर है जिसके अराउंड इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। ठीक है, और वहीं से आपकी सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन में आपकी काउंट होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वहीं से सभ्यता की जो निर्माण है हम कहते हैं देखने को हमें मिला है। तो हमारा यहाँ पर पॉइंट क्या आया कि जो आपका शब्द है सिंधु, वहीं वो सिंबलाइज करता है इंडस रिवर को, और इंडस रिवर से ही हमारा जो नाम आ रहा है इंडिके, इंडिके से फिर इंडिया, तो यहाँ से वो आपका क्या है, नाम पैदा होता है इंडिया। ग्रीक और लैटिन इन्फ्लुएंस के बाद आपका जो इंडिया है, इंडिके है, वो इंडिया बनता है, और उससे वहीं से फिर आपका जो नाम है इंडिया हमें देखने को मिल रहा है। कई रेफरेंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे मेगास्थनीज थे, एक आपके ट्रैवलर थे, उनकी बुक थी एक इंडिका। ठीक है, जब वो इंडिया के अंदर आए थे आपकी 4th सेंचुरी BC के अंदर, तब उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें इंडिया के बारे में वर्णन कर रखा था, और उस बुक का नाम उन्होंने इंडिया दिया था। ठीक है, सॉरी इंडिका दिया था। तो वहां से आप समझ सकते हैं कि इंडिया, इंडिका, ये सारे जो शब्द हैं हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर बात करें, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी जो शब्द है इंडिया उसको यूज करना ज़्यादा उनकी प्रेफरेंस थी, क्योंकि जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स आए थे ना, उस टाइम पर यहाँ पर हिंदुस्तान जो शब्द था वो भी फेमस था। ठीक है, हिंदुस्तान शब्द के बारे में भी हम जानेंगे आगे, लेकिन हिंदुस्तान शब्द फेमस था। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये जो आपका 18th सेंचुरी में जब वो आए थे तो उन्होंने मोस्टली जो वर्ड यूज़ किया वो इंडिया यूज़ किया। अब हम कई बार ये देखने को मिलता है, कुछ पॉलिटिशियन का ये कहना है कि जो शब्द है इंडिया वो ब्रिटिशर्स की देन है, और कॉलोनियल जो टाइम पीरियड है उसको दर्शाता है, तो हमें बदल देना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है। शब्द तो बहुत पहले का है, और ब्रिटिशर्स से तो बहुत पहले का आपको देखने को मिलता है, क्योंकि 4th सेंचुरी BC में मेगास्थनीज आ रहे हैं, वो भी जब इंडिका नाम यूज़ कर रहे हैं इंडिया के लिए, तो ऑब्वियसली उस टाइम का ये शब्द है। और ब्रिटिशर्स ने, लेकिन उनके बारे में खास ये है कि ब्रिटिशर्स ने इस शब्द को छोड़ा नहीं और इसी को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की, ये ज़रूर बात सच है। अभी आगे अगर देखें तो ये जो आपका भारत है, इंडिया हमने समझ लिया कहाँ से आया। अब भारत की अगर मैं बात करूँ, भारत या फिर भारतवर्ष, ये कई नाम इसको, भारत हमारे देश को बुलाया जाता है, भारत और भारतवर्ष, ये कई नामों से बुलाया जाता है, 3 नाम ये हो जाते हैं। अब इनका जो जिक्र है वो कहाँ से आता है, तो हमारी जो माइथोलॉजिकल पास्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे महाभारत की मैं बात करूँ, महाभारत टाइम पीरियड हो गया, उस टाइम पर एक किंग हुआ करते थे भरत नाम से। अब देखिए ये किंग के जो माता पिता थे, एक इनसे पहले किंग थे जिनका नाम था दुष्यंत, और उनकी पत्नी थी शकुंतला। उनके बेटे थे ये भरत, जो दुष्यंत और शकुंतला के संतान थे ये भरत, और इन्हीं के नाम पर जो भारत का नाम है हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये उस टाइम पर रूल कर रहे थे, जो इंडिया का आज का क्षेत्र है पूरा उस इंडिया पे रूल कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि वहां से भारत का नाम जो है देखने को मिलता है। और एक दूसरी स्टोरी भी ये कहती है कि जो इंडिया वाला क्षेत्र था, यहाँ पर आप मान के चलिए ये पूरा भारत है, ठीक है, तो कहा जाता है कि जो इंडिया वाला क्षेत्र था उस पूरे एरिया में क्या है,
एक ट्राइब थी, एक जनजाति जो थी वहाँ रहा करती थी, उस ट्राइब का नाम भी क्या था, भरत ही था। ठीक है, तो उस वजह से भारत का जो नाम है वो हमें देखने को मिलता है। दो चीजें हम यहाँ पे समझ गए, इंडिया और भारत के नाम का ओरिजिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख चुके हैं इंडिया और भारत का नाम किस तरह से भारत को मिला है। अब आगे हम बात करते हैं नए नाम के, भारत के जो नया नाम एक और हमें देखने को मिलता है, या फिर नया नहीं कहेंगे हम, या फिर भारत का एक और नाम जो हमें देखने को मिलता है, दैट इज योर हिंदुस्तान। अभी तक 3 नाम देखे हमने, इंडिया, भारत और ये तीसरा आपका हिंदुस्तान। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। देखिए, एक आपका ये आपका एकमेंडीज था, ये एक आपका एम्पायर हुआ करता था, एम्पायर भी था और एक ऐसे किंग भी थे जो कि उस एम्पायर को आप पर्शियन एम्पायर भी कहते हैं। ठीक है, ये पर्शियन एम्पायर हुआ करता था। तो पर्शिया के साथ भारत के जो लिंक थे, ट्रेडिंग लिंक्स थे, वो बहुत पहले से थे। और पर्शिया में बात करूं तो पर्शिया आपका मिडिल ईस्ट वाला जो क्षेत्र हो जाएगा, सऊदी अरेबिया और उस तरफ का जो एरिया है वो आपका पर्शियन एम्पायर में आ जाएगा। तो ये आपका जो पर्शियन एम्पायर के जो लोग थे वो भारत को, या फिर भारत के जो एरिया है उसको हिंद के नाम से बुलाया करते थे। ठीक है, तो ये आपका जो एम्पायर था उनके साथ हमारे ट्रेडिंग रिलेशन थे, और वो यहाँ पर हिंद के नाम से इस एरिया को बुलाया करते थे जो कि हमारे इंडिया का क्षेत्र है। ठीक है, अब वहाँ पर ही बाद में ये जो हिंद है उसके साथ पीछे स्थान जुड़ जाता है। ठीक है, तो बाद में ये आपका हिंद से हिंदुस्तान बन जाता है, हिंद और हिंदुस्तान से हिंदुस्तान बन जाता है। ये जो आपके ग्रीक्स थे वो अकमेंडीज जो आपका था उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और इसी वजह से क्या है, जो ग्रीक हो गए, मतलब ग्रीक है, लैटिन है, पर्शियंस हैं, ऑटोमन एम्पायर है, सभी के साथ हमारे ट्रेडिंग रिलेशन हुआ करते थे। तो सब अपने हिसाब से जो नाम है दिया करते थे। अभी हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि जो ग्रीक्स थे उन्होंने इंडिया को जो नाम दिया था वो क्या दे रखा था, इंडिया। उस जो शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी इंडिया की। ठीक है, उसके बाद में वो इंडिया आपका लैटिन भाषा में कन्वर्ट होकर प्रॉपर इंडिया जो है वो बन जाता है। ये चीज़ हमें देखने को नज़र आती हैं। और ये जो हिंदुस्तान नाम है ये हमने आपको बताया कि आपके अकमेडीज एक एम्पायर भी था और एक किंग भी हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर ये एम्पायर का नाम पड़ा था, और इसको आप पर्शियन एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। तो बाद में ये पर्शियन एम्पायर बना था, तो वही उन्हीं की बुक्स में या फिर उन्हीं के द्वारा, जो वहाँ के लोग थे उन्हीं के द्वारा इंडिया का जो एरिया है उसको हिंद के नाम से जाना जाता था। और ये जो हिंद है ना, ये हिंद भी आपका क्यों बोलते थे, क्योंकि वो ये आपका जो इंडस है, सिंध है, सिंधु नदी, स को वो ह के नाम से बुलाया करते थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, कि जो आपके पर्शियन लोग थे वो स को स नहीं प्रोनाउंस करते थे, ह प्रोनाउंस किया करते थे, मतलब कि एच प्रोनाउंस करते थे। तो द एरिया विच इज लाइज बियॉन्ड द इंडस रिवर या फिर सिंधु नदी, उसको हिंदुस्तान कहा था। सिंधु नदी और हिंदू, सिंधु हिंदू, इस तरह से जो नाम है वो कन्वर्ट हुआ। तो सिंधुस्तान अगर उसको ना बदलते तो वो सिंधुस्तान होता, लेकिन स को वो ह बुलाते थे तो उसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। तो ये आपका जो नाम है भारत का, हिंदुस्तान, वहां से भारत को मिलता है। उसके बाद अगर बात करें, जो हिंदुस्तान नाम था वो मुगल पीरियड के अंदर हिंदुस्तान वैसे ही रहता है, क्योंकि बाद में धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि हम वैसे भी जब बात करते हैं तो हिंदुस्तान ये एक ज्योग्राफिकल एरिया था, धर्म से ये संबंधित नहीं था। धर्म सनातन धर्म हुआ करता था, लेकिन उस सनातन नाम से, अब जगह का नाम तो नहीं था, लेकिन हाँ उस सनातन धर्म के जो लोग थे वो इस एरिया में रहते थे, और इस एरिया को पर्शियन लोग हिंदुस्तान के नाम से जाना करते थे। तो बाद में अब ये किसी तरह से धर्म के साथ रिलेट करके इसे हिंदू धर्म इस तरह से बना दिया गया, लेकिन ध्यान रखिएगा धर्म सनातन है। वहाँ पर जो लोग रहते थे उनको हिंदू कहा जाता था, क्योंकि जो ये पर्शियन लोग थे वो सिंधु नहीं कहा पाते थे, स नहीं कहा पाते थे, तो ये एच या फिर ह कहते थे, तो वो हिंदुस्तान हो जाता है। मुगल एम्पायर के टाइम पर उसके बाद तो आइडेंटिटी प्रॉपरली जुड़ ही गई, हिंदुस्तान धर्म के साथ ही जुड़ गया। तो उस टाइम पर जब मुगल एम्पायर था उस टाइम पर इस पूरे एरिया को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा। 1526, ठीक है, जब बाबर भारत के अंदर आए थे तो 1526 और उसके आसपास का टाइम पीरियड था, उसमें हिंदुस्तान इसे कहा जाने लगा। अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान उसके बाद नाम जो था, मैंने आपको बताया था पहले, ड्रॉप कर दिया गया। ड्रॉप क्यों कर दिया गया कि 1750 से लेकर 1880 के बीच में ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत के अंदर आपको देखने को मिलते हैं कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या कर दिया, हिंदुस्तान का जो नाम था उसको छोड़कर जो इंडिया नाम था उसको अपनाना शुरू कर दिया। इस टाइम पीरियड के बीच में मुगलों से लेके ब्रिटिशर्स के बीच में हमारा जो हिंदुस्तान नाम था, देश का जो नाम था हिंदुस्तान जिससे बुलाया जाता था, वो ड्रॉप कर दिया गया, और एक जो नाम ऑलरेडी वो भी प्रीवियस ही नाम था इंडिया, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए जाने लगा। तो उस टाइम से इंडिया नाम देखने को मिलता है ब्रिटिशर्स के टाइम से, और इसीलिए हमारे देश के जो कुछ नेता है वो कहते भी हैं कि ये जो हिंदुस्तान, जो इंडिया नाम है वो ब्रिटिशर्स की देन है।
खैर ये आपका देखेंगे तो ये आपका हिंदुस्तान पूरा हुआ करता था, या फिर हम इसे कहें कि ये आपका वो पहले वाला था। आज का जो प्रेजेंट हिंदुस्तान है या फिर इंडिया है, भारत है, उस वो ये वाला है, ठीक है। लेकिन पहले का जो एरिया है अगर उसकी बात करें तो इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारा हिस्सा जो है हमें नजर आ रहा है। आगे देखें तो दूसरा नाम, नेक्स्ट जो नाम है वो है आर्यव्रत, या फिर जिसको लैंड ऑफ आर्यंस भी कहा जाता है। आर्यव्रत का सिंपली मतलब यही है कि लैंड ऑफ द आर्यंस। इंडिया के अंदर अगर भारत की बात करें, इंडिया कह लीजिए, भारत कह लीजिए, हिंदुस्तान कह लीजिए, इसके अंदर अगर लोगों की बात करें तो जो सिविलाइजेशन थी या फिर जो लोग आए थे जो वो आर्यंस थे, ठीक है। आर्यंस इंडिया के अंदर आए थे लगभग 1500 BC के अराउंड, ठीक है, 1500 BC के अराउंड। तो आर्यन सेंट्रल एशिया से आए थे, अलग अलग थ्योरी है उसके। एक थ्योरी के हिसाब से आर्यन सेंट्रल एशिया से आए थे, मंगोलिया वाले एरिया जो है, चाइना, मंगोलिया, इधर वाले एरिया से, और वो इंडिया के अंदर आके बसे थे। ये जो वर्णन है हमें कई हिंदू टेक्स्ट के अंदर भी देखने को मिलता है, क्योंकि हमने क्या बात की है कि लेटर वैदिक जो आपके आर्यंस थे उस टाइम पे, उसके बाद आपका क्या आता है, आपको वैदिक लिटरेचर टाइम पीरियड देखने को मिलता है, और उसमें वेदों का जो है वर्णन देखने को मिला, वेद जो है वो लिखे गए, और उन्हीं वेदों के अंदर क्या है, वेद, पुराण या फिर दूसरे जो टेक्स्ट आए थे उनके अंदर ये जो शब्द है आर्यव्रत, ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर इंडिया जब आर्यंस यहाँ पर आए थे तो बहुत सारे हिंदू टेक्स्ट या फिर जो बुक्स थी वो लिखी गई थी, जिसके अंदर धर्मशास्त्र, सूत्रास जो थे वो लिखे गए थे, और यहाँ पर बहुत सारे इंडो आर्यंस जो थे वो सेटल हो गए थे। और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका बुद्धयाना धर्मसूत्रा, ये आपकी एक बुक लिखी गई थी, और कब लिखी गई थी, 8 से 6 सेंचुरी BC के अराउंड, जहाँ पर ये आर्यव्रत जो नाम है वो जिक्र हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो नाम है आर्यव्रत वहाँ से आया था। अगर ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो द एरिया जो था ये साउथ ऑफ द हिमालयस था, ठीक है। साउथ ऑफ द हिमालय मतलब ये वाला जो हिमालय है इसके साउथ का हिस्सा था, और गंगा यमुना जो दोआब वाला क्षेत्र था उसके बीच का जो हिस्सा था उसको आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था। उसके अलावा बात करें वशिष्ठ धर्मसूत्रा, ये भी आपकी 500 से लेकर 300 BC के अराउंड एक बुक लिखी गई थी। उसके अंदर भी हमारा जो सरस्वती रिवर है, जो आज के टाइम पे हमें देखने को नहीं मिलती है, पहले हुआ करती थी, क्योंकि इसका जिक्र हमें ग्रंथों के अंदर देखने को मिलता है, बुक्स में देखने को मिलता है। तो उस नदी के और उसके आसपास का जो हिस्सा है उसको आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट जो नाम था। उसके अलावा एक और नाम है जिसका नाम है जम्बूद्वीप। ये जम्बूद्वीप नाम भी काफ़ी फेमस है। ये जो नाम है ये कंप्लीटली रिलेट करता है धर्म के साथ। देखिए जम्बूद्वीप का मतलब क्या है कि ओल्ड हमारे जो टेक्स्टमेंट है, जो बुक्स हैं, उनके अंदर, कई बुक्स के अंदर माना गया है कि जो पूरी पृथ्वी है उसमें 7 लेयर हुआ करती थी, ठीक है, 7 लेयर हुआ करती थी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपका एक कॉन्टिनेंट है, जिसमें मान लीजिए एक ये कॉन्टिनेंट है, उसके अलावा एक और है, फिर एक और है, एक और है, इस तरह से करते करते 7 लेयर्स हुआ करती थी, या फिर आप यूँ कह लीजिए 7 द्वीप हुआ करते थे। इन 7 द्वीप के बीच में एक द्वीप हुआ करता था। जैसे आप कॉन्टिनेंट देखते हैं ना अभी, उसी तरह से आप मान लीजिए कि 7 द्वीप हुआ करते थे, और उन्हीं 7 द्वीप के बीच में एक द्वीप हुआ करता था जिसको जम्बू द्वीप कहा जाता था। अब इसे जम्बू द्वीप क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पर एक पेड़ था, एक ट्री था जिसका नाम था जम्बू, और उसके अलावा यहाँ पे एक नदी भी बहती थी जिसका नाम था जम्बू, सेम नाम था, तो इस वजह से इसको जम्बू द्वीप कहा जाता था। इतना क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जम्बू द्वीप वही वाला एरिया है जहाँ पर इंडिया आज लाई करता है। अगर ओल्ड टेक्स्ट बुक्स की माने तो जम्बूद्वीप वो वाला एरिया है, साउथ ऑफ द हिमालय, वो वाला सारा हिस्सा है जहाँ पर इंडिया लाई करता है। देखिए इस पिक्चर में देखिए, ये सारा आपका क्या है, जम्बूद्वीप का हिस्सा है, ये सारा जम्बूद्वीप का हिस्सा है, और ये कौन सा हिस्सा है जहाँ पर भारत लाई करता है। तो यहीं से जो भारत का नाम है पुराने जो बुक्स हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलता है, और वहीं से ये जो नाम है जम्बूद्वीप भारत को मिला है। उसके अलावा बात करें तियानजू, ये नाम आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। तियानजू नाम से भी भारत को जाना जाता है। कई सारी बुक्स में ये वर्णन देखने को मिलता है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो चाइना था, चाइना के अंदर अलग अलग टाइम पीरियड था, जैसे कि लेटर हान पीरियड और सोंग पीरियड, ये हिस्टोरिकल टाइमलाइन है, तो उसके अंदर ये पीरियड था। उस टाइम पर इंडिया और चाइना का रिलेशन अच्छा हुआ करता था, और काफ़ी अच्छा खासा ट्रेड जो है इंडिया और उनके बीच में हुआ करता था। तो वहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक वर्ड था हिंदू। हिंदू कहाँ से आया? अब देखिए ट्रेडिंग पर्शियन से भी चल रही थी, ग्रीक से भी चल रही थी, चाइना से भी चल रही थी, सभी जगह से चल रही थी। अब उस टाइम पर फ़ोन तो नहीं हुआ करते थे कि कम्युनिकेशन के थ्रू सेटल कर ले कि हाँ भाई भारत का नाम हिंदू है तो सब हिंदू ही बोलेंगे, तो सब अपने हिसाब से बुलाया करते थे। तो ये वाला जो हिंदू शब्द है ये चाइनीज़ यूज़ क्या करते थे, किसके लिए? सिंधु नदी के लिए। सिंधु नदी के लिए चाइनीज़
हिंदू शब्द यूज किया करते थे, और यही जो आपका हिंदू शब्द है बाद में तियांजो बनता है, ठीक है। और ये चाइना को जो इन रेफरेंस है हिंदू, सिंधु, तियांजो, ये क्यों मिलता है? क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन अच्छे थे, तो कई सारी बुक्स जो है उनमें नाम देखने को मिलते हैं। चाइना इंडिया के अंदर जो है ट्रेडिंग किया करता था, सिल्क भेजता था, और इंडिया यहाँ से स्पाइसेस भेजा करता था। और इसके साथ ही चाइना के अंदर बहुत सारे ऐसे बुद्धिस्ट मॉन्क भी थे जो धर्म की तलाश में, मतलब बुद्धिस्ट टेक्स्ट की तलाश में, क्योंकि ओरिजिन यहाँ पे इंडिया में हुआ था तो इंडिया की तरफ आए थे, तो उस वजह से वो इस हिस्से को, इंडिया वाले हिस्से को, साउथ ऑफ द हिमालयस को तियांजो नाम से बुलाया करते थे। और तियांजो कहाँ से आ रहा है? सिंधो, सिंधो के बाद हिंदू, और हिंदू से तियांजो, इस तरह से नाम में बदलाव हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर बात करें मौर्य देश, मौर्य देश के नाम से भी भारत को जाना जाता था। अशोक हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किंग हुआ करते थे इंडिया के इतिहास में, एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, मेडिवल हिस्ट्री के अंदर। तो वहाँ पर आप क्या देखते हैं, अशोका द ग्रेट के नाम से भी इनको जाना जाता था। इन्हीं के टाइम पीरियड पे आपका चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक हो गया, ये डायनेस्टी थी, एक मौर्य डायनेस्टी थी, और उसके अंदर ये ग्रेट किंग माने जाते थे भारत के अंदर। अगर मौर्यन एम्पायर की मैं बात करूं तो ये पूरा हिस्सा जो है मौर्यन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। तो उस टाइम पीरियड पे जितने भी लोग थे वो इस सारे जितना भी हिस्सा है उसको मौर्य देश के नाम से जाना जाता था, क्योंकि मौर्यन एम्पायर था पूरे एरिया में, और उस पूरे एरिया को मौर्य देश के नाम से जाना जाता था। अगर अशोका की बात करें तो ये काफ़ी अच्छे बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाले एक एम्परर हुआ करते थे। इसके अलावा बात करें, लास्ट जो नाम है वो है हिमवर्षा। अब क्योंकि देखिए इंडिया का हिमालय वाला क्षेत्र अगर आप देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, ठीक है, और इसी वजह से जो ये हिस्सा है इसको हिमवर्षा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हिमवर्षा का मतलब होता है जैसे कि कोई ऐसा एरिया जहाँ पर जो बर्फ़ है वो देखने को मिलती है। अब ये वर्षा बारिश वाला वर्षा नहीं है, दिस मीन्स ईयर, ठीक है, हिम ईयर, स्नो ईयर, उसकी बात की जा रही है कि बर्फ़ का साल। तो उस वायु पुराण जैसा हमारा ग्रंथ है उनके अंदर ये भारतवर्ष या फिर हिमवर्ष शब्द यूज किया गया है इस पूरा ज्योग्राफिकल एरिया जो भारत का है उसके लिए, ठीक है। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने काफ़ी चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग जान ली कि भारत को कई नामों से जाना जाता है और क्यों और कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है वो सब हमने डिस्कस कर लिया। आगे अगर देखें तो गोयला क्लासेस की तरफ से कई कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, जिसमें यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स भी है, आपका एचसीएस का फाउंडेशन कोर्स है, आरएएस का क्रैश कोर्स है। अब इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर, goyalaclasses.com के नाम से हैं। ये आपका एनसीईआरटी का जो फाउंडेशन कोर्स है वो 2999 के अंदर आपको मिल जाएगा। इस कोर्स के अंदर आपको 6 से लेकर 12 तक पढ़ाया जाएगा, बेसिक से एडवांस लेवल तक, और एनसीईआरटी बुक्स के थ्रू और क्वेश्चन आंसर्स आपको करवाए जाएंगे। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं 2999 के अंदर। ओके, आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। लेक्चर पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं, ताकि और अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।